अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। क्या सेकंड वर्ल्ड वॉर हिटलर ने शुरू की थी? क्या इस बात को हिस्टोरिकली तस्लीम किया जा सकता है कि जर्मनी ही सेकंड वर्ल्ड वॉर को शुरू करने का सोल रिस्पॉन्सिबल था? या एन मुमकिन है कि इसका एक दूसरा वर्जन भी मौजूद हो हिस्टोरिकली, जो किताबों के अंदर पूरी दुनिया की जो ग्लोबल हिस्टोरियोग्राफी है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, वो मुकम्मल तौर पर यही एक लाइन कंसेंसस के साथ प्रेजेंट करती है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर हिटलर ने शुरू की थी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आर्काइवल सोर्सेज, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स और फैक्ट्स फिगर्स की जो दुरुस्त प्रेजेंटेशन है, उसकी रोशनी में हम एक दूसरी बात को भी समझ सकते हैं, और उसी दूसरी बात को समझाने के लिए आज की वीडियो आपके सामने पेश की जाएगी। देखिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर का आगाज आमतौर पर इस बयानिए से किया जाता है कि 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर हमला किया। बरतानिया और फ्रांस ने 3 दिन के बाद 3 सितंबर को जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। हालांकि जर्मनी ने बरतानिया और फ्रांस के खिलाफ ऐलान जंग नहीं किया था। और बरतानिया और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ क्यों ऐलान जंग किया, उसकी वजह यह थी कि इन दोनों मुल्कों का ट्रीटी था पोलैंड के साथ 1930 की दहाई में, 1933 में यह ट्रीटी हुआ था कॉन्फिडेंशियल, कि अगर पोलैंड के ऊपर कोई भी मुल्क हमला करेगा तो फ्रांस और बरतानिया उस मुल्क के खिलाफ ऐलान जंग करेंगे। इस ट्रीटी की डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी जगह पर मुल्क का नाम नहीं लिखा गया था। फ्रेजिंग ये थी कोई भी मुल्क। या तो होता ना कि ट्रीटी में लिखा जाता कि अगर जर्मनी पोलैंड के ऊपर हमला करेगा तो बरतानिया और फ्रांस जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि 1 सितंबर को जर्मनी हमला करता है पोलैंड के ऊपर, ठीक है। 3 सितंबर को बरतानिया और फ्रांस जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग करते हैं, लेकिन उसी महीने की 17 सितंबर को सोवियत यूनियन भी पोलैंड की ईस्टर्न पार्ट पे हमला करके उसको अपना हिस्सा बना लेता है, एनेक्स कर लेता है। लेकिन सोवियत यूनियन के खिलाफ बरतानिया और फ्रांस ऐलान जंग नहीं करते। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इस बात के अंदर से 2 इंपॉर्टेंट पहलू निकलते हैं जो हमारे आज के टॉपिक को थोड़ा सा बेहतर तौर पर समझने की तरफ हमको लेकर चलेंगे। पहला एस्पेक्ट तो ये निकलता है कि इसको फिर आप सेकंड वर्ल्ड वॉर क्यों कह रहे हैं। देखिए, आलमी तारीख जंगों से भरी पड़ी है। हम हिस्ट्री में क्यों जाएं, हम सिर्फ 20वीं सदी की बात करते हैं। 1901 से लेकर 1939 तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने से पहले दुनिया के कमोबेश 67 कंट्रीज ने एक दूसरे के खिलाफ वॉर डिक्लेयर की हैं किसी भी वजह से। हम उसकी डिटेल में नहीं जाते। वो तमाम जंगें रीजनल वॉर्स कंसीडर की जाती हैं, इलाकाई जंगें जो 2 मुल्कों के दरमियान हैं, उनको आलमी जंग नहीं कहा जाता। तो पोलैंड के ऊपर हिटलर का कब्जा बिल्कुल गलत था, हिटलर का हमला बिल्कुल गलत था, किसी भी तौर पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मगर ये आलमी जंग नहीं था, ये एक रीजनल वॉर थी। ये आलमी जंग कब बनी है? जब बरतानिया और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग किया। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है वो एक सस्पेंस क्रिएट करता है, हिस्टोरिकल सस्पेंस। वो ये है कि फिर बरतानिया और फ्रांस ने रशिया के खिलाफ ऐलान जंग क्यों नहीं किया। अब आ जाइए इस मुद्दे के ऊपर। जर्मनी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? जर्मनी का सबसे बड़ा दुश्मन जो था उस जमाने में सोवियत यूनियन था। जर्मनी की जो आइडियोलॉजी थी नाजीइज्म, जिसकी डिटेल फॉर्म है नेशनल सोशलिस्ट। नेशनल सोशलिज्म अपना सबसे बड़ा जो आइडियोलॉजिकल राइवल समझती थी, वो सोवियत यूनियन के सोशलिज्म को समझती थी। वो समझती थी कि ये सोशलिज्म जो है ना सिर्फ जर्मनी के अंदर एक रेवोल्यूशन बर्पा कर सकता है, ना सिर्फ ईस्टर्न यूरोप के अंदर बर्पा कर सकता है, बल्कि पूरे यूरोप में इंक्लूडिंग बरतानिया भी ये अपना सोशलिस्ट कम्युनिस्ट सिस्टम ले आएंगे रेवोल्यूशन की फॉर्म में या किसी न किसी फॉर्म के अंदर। तो इसीलिए जर्मनी का हिटलर 1930 की दहाई में बार बार 2 बातें क्लियरली कर रहा है अपनी ऑटोबायोग्राफी मेन कैंप, जिसके फर्स्ट एडिशन का टाइटल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, और उसके साथ साथ अपनी पब्लिक स्पीचेस के अंदर भी कई जगह पर भी 2 बातों का इजहार कर रहा है। पहली बात वो ये कर रहा है कि यूरोप को सोशलिज्म से बचाने का जो सबसे बड़ा जो सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है वो जर्मनी के पास है। जर्मनी जो है वो बैरियर है बिटवीन यूरोप, बिटवीन रेस्ट ऑफ द यूरोप एंड सोशलिज्म, सोवियत यूनियन। तो अगर यूरोप को सोवियत यूनियन के सोशलिज्म से बचाना है तो जर्मनी अपना सेंट्रल रोल प्ले करेगा। ये बार बार हिटलर ये बात चर्चिल को और बरतानिया के लीडर्स को मुखातिब करते हुए कहता था कि इनको पता होना चाहिए इस बात का कि इन लोगों को, इन नेशंस को, जिस एक नेशन ने सोशलिज्म के भूत से बचा रखा है वो मैं हूं, वो हमारा मुल्क है। ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि जर्मनी का जो, अगर आप दोबारा आ जाइए मेन कैंप, हिटलर की पब्लिक स्पीचेस, उसके इंटरव्यूज, जो बात प्रायोरिटी के साथ नैरेटिव की शक्ल में मिलती है वो ये है कि हिटलर की जो प्रायोरिटी पॉलिसी थी वो ईस्ट
ईस्ट वर्ड मूवमेंट के हवाले से थी। ईस्टर्न साइड पर वो मूव करना चाहता था। ईस्टर्न साइड पर दो रीजन्स हैं, दो एरियाज हैं। नंबर 1 ईस्टर्न यूरोप, नंबर 2 सोवियत यूनियन। ईस्टर्न यूरोप पे जर्मनी इसलिए कब्जा करना चाहता था क्योंकि नाजी डॉक्ट्राइन था लेबन्सरॉम, जिसका मतलब होता है फ्री स्पेस, यानी कि जर्मनी को फ्री स्पेस चाहिए। बरतानिया, डच, फ्रेंच, इन सब कंट्रीज के पास पूरी दुनिया में अपने अपने इंपीरियल सिस्टम्स मौजूद हैं, जर्मनी के पास नहीं है। जर्मनी नीड्स फ्री स्पेस, जर्मनी नीड्स रिसोर्सेज, जर्मनी नीड्स ह्यूमन रिसोर्सेज। वो कहां से उसको मिलेंगे? उसके लिए वो ग्लोबल आउटरीच नहीं करना चाहता, वो अपने ईस्ट में जाना चाहता है, ईस्टर्न यूरोप में। ये उसका पहला गोल था। दूसरा गोल था थ्रेट को काउंटर करना। थ्रेट क्या है? सोवियत यूनियन की सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। इस थ्रेट को काउंटर करने के लिए वो पूरे रशिया से, पूरे सोवियत यूनियन से पंगा नहीं लेना चाहता, बल्कि वो चाहता है कि रशिया का वो हिस्सा जो यूरोपियन पार्ट है, ये आप जानते होंगे कि रशिया यूरोप के अंदर थोड़ा है और 70% से ज्यादा एशिया के अंदर है। तो हिटलर कहता था कि रशिया का जो यूरोपियन पार्ट है ना, इसको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है, चाहे वो कब्जा करके किया जाए, चाहे वो मॉस्को को सरेंडर करवा के किया जाए, चाहे वो जो है वो मॉस्को को कॉम्प्रोमाइज करवा के किया जाए। किसी ना किसी फॉर्म में हमने इस जो यूरोपियन रशिया है इसको हमने न्यूट्रलाइज करना है, ताकि हम अपनी तवज्जो जो है वो अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने पर लगा सकें। इस मौके पर एक और बात करना बहुत जरूरी है कि जर्मन जर्नैल हिटलर को कहा करते थे कि आप वेस्टर्न यूरोप पर अटैक करें, यहां पर हमला करें, बरतानिया पे हमला करें, उस पे कब्जा करें। तो हिटलर ये कहा करता था कि बरतानिया पे कब्जा करने के लिए मुझे एक बहुत मजबूत नेवी चाहिए जो मेरे पास नहीं है। यू बोट्स जो हैं उन्होंने ट्रेड का जो है वो बैरिकेड तो डेवलप कर दिया है अटलांटिक ओशन के अंदर, लेकिन अभी तक हम लोग जो है ना वो बरतानिया को घुटनों पर नहीं ला सके, क्योंकि हमारी नेवी इतनी मजबूत नहीं है जितनी इनकी है। हमारी बर्री फौज बहुत मजबूत है, और बर्री फौज की जो हमारी ट्रेनिंग है वो ईस्टर्न थ्रेट को काउंटर करने के लिए है, वो लेब्स ब्राउन को अचीव करने के लिए है और यूरोपियन रशिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए है। हमने इन्हीं थ्रेट्स को डील करना है। तो जर्मनी का पूरा फोकस जो था वो रशिया के ऊपर था, लेकिन 3 सितंबर 1939 को बरतानिया और फ्रांस की जानिब से वॉर डिक्लेरेशन ने जर्मनी की प्रायोरिटीज को शिफ्ट कर दिया। अब उसे मजबूरन पूरे यूरोप के ऊपर कब्जा करना पड़ा, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के ऊपर, लो कंट्रीज के ऊपर, फ्रांस के ऊपर कब्जा करना पड़ा और बरतानिया के ऊपर बमबारी शुरू करना पड़ी, जिसे हम बैटल ऑफ ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये तो एक जो है ना शिफ्ट ऑफ पॉलिसी, शिफ्ट ऑफ प्रायोरिटी जो है उसका ताल्लुक बरतानिया और फ्रांस के वॉर डिक्लेरेशन के साथ है, ना कि जर्मनी के वॉर डिक्लेरेशन के साथ। अच्छा, यहां पर अब आ जाइए रशिया की जानिब के। जब जर्मनी जो है वो रशिया के खिलाफ ऐलान जंग करता है, ऑपरेशन बारबरूसा लॉन्च करता है, तो उससे पहले जो है वो जापान अमेरिका के खिलाफ पर्ल हार्बर में अटैक कर चुका है। अभी जर्मनी और अमेरिका का कोई क्लैश एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात तो बड़ी ऑब्वियस है कि जर्मनी और अमेरिका दोनों राइवल ग्रुप्स के अंदर मौजूद थे, और ये ऑब्वियस था कि अमेरिका जो है वो कभी भी जर्मनी का साथ नहीं देगा, वो जर्मनी के एंटी ग्रुप में ही रहेगा और किसी ना किसी स्टेज पर वो जर्मनी के खिलाफ जंग में पार्टिसिपेट भी करेगा। लेकिन जर्मनी ने अमेरिका के खिलाफ पहले ऐलान जंग किया, अमेरिका ने नहीं किया। जर्मनी ने क्या सोचकर अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग किया? इसकी एक 2 लेयर्ड रीजन है। नंबर 1 के जर्मनी रशिया के खिलाफ जंग करने जा रहा है बहुत बड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री का, वॉर हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑपरेशन, जिसका नाम है ऑपरेशन बारबरूसा। वो उसने लॉन्च करना है रशिया के खिलाफ। रशिया की आधी फौज जो है वो ईस्टर्न रशिया में है, साइबेरिया के इलाके में, जहां पर जापानीज थ्रेट मौजूद है। तो जर्मनी ने जब अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग किया तो उस वक्त हिटलर के माइंड में ये था कि अगर मैं अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग करूंगा तो जो जापान है वो मेरा साथ देगा और वो रशिया पे ईस्टर्न साइड से हमला कर देगा और रशियन आर्मी जो रिजर्व वहां पर मौजूद है उसको इंगेज कर लेगा। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं आसानी से वेस्टर्न रशिया पे अपने जो मेरे अजाइम हैं उनको पूरा कर लूंगा। लेकिन होता क्या है कि जापान रशिया के ऊपर साइबेरियन फ्रंट पे अटैक नहीं करता, और जब ये कंफर्मेशन मिलती है स्टालिन को कि जापान इज नॉट गोइंग टू अटैक दिस ईयर ऑन साइबेरियन फ्रंट, तो स्टालिन अपने तमाम रिजर्व आर्मी वहां से निकालता है और सिर्फ 5 हफ्तों के अंदर वो वेस्टर्न बॉर्डर पे जर्मन आर्मी के सामने ला खड़ा करता है। अगर जर्मन आर्मी के सामने रशियन फौज के ये रिजर्व, टैंक्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट ना होते तो शायद जर्मनी के लिए ऑपरेशन बारबरूसा को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वो रिजर्व वहां से आ गए तो जर्मनी
ने ऑपरेशन बारबरूसा में, वैसे तो बहुत सी बैटल्स हैं लेकिन 4 बैटल्स हैं मेन: स्टालिनग्राड, मॉस्को, कुर्स्क और बर्गेशियन। इन चारों बैटल्स के अंदर जर्मनी को शिकस्त हुई है, और इन चारों बैटल्स में जर्मनी को शिकस्त की सबसे बड़ी मेन रीजन जो है ना, वो विंटर नहीं है। जो कहा जाता है ना, मिथिकल बातें भी होती हैं कि जर्मनी जो है वो रशिया का विंटर फेस नहीं कर पाया, जर्मनी जो है वो रशिया के कीचड़ ने उसको शिकस्त दे दी। ये सब मिथिकल बातें हैं, ये स्टोरी टेलिंग नैरेटिव्स हैं। फैक्चुअल बात यह है कि रशिया के पास मैन पावर आई थी साइबेरिया के रिजर्व से। इसी रिजर्व ने जर्मनी की चारों बैटल्स में जर्मनी को शिकस्त दी थी। ये हो गई दूसरी बात। ये थी नाज़रीन आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ये जो नई वीडियो है, ये कोई नया नजरिया या नई थ्योरी आपके सामने लाने की कोशिश नहीं है, बल्कि ये आपको ये बताने की कोशिश है कि तारीख के कई पहलू हो सकते हैं और तमाम पहलू अपने अंदर दुरुस्त फैक्ट्स रखते हैं। तो हमें किस पहलू की तरफ जाना चाहिए? फैक्ट्स तो हर तरफ मौजूद हैं, हमें उस तरफ जाना चाहिए जहां पर फैक्ट्स सही तरतीब के साथ पेश किए जाएं। हिस्टोरिकल फैक्ट्स हर बंदे के पास कुछ ना कुछ होते हैं, हर रीडर के पास होते हैं। आप किताबें पढ़ते हैं, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, आप यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, आप टेलीविजन देखते हैं, तो फैक्ट्स आपके पास आ रहे होते हैं। आजकल के दौर में जो इन्फॉर्मेशन का फ्लड है, तो इसका मतलब है कि आपके पास फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पहले से कहीं ज्यादा आ रही है। तो फर्क कहां से पड़ता है कि फैक्ट्स किस तरतीब के साथ पेश किए जा रहे हैं? वो तरतीब पावर बना रही है या हिस्ट्री बना रही है? पावर का मतलब है बरतानिया ने फैक्ट्स की तरतीब अपनी बनाई और बताया कि जर्मनी हैड स्टार्टेड द सेकंड वर्ल्ड वॉर, जबकि हिस्ट्री की जो तरतीब है उसके अंदर जर्मनी का जो कसूर है वो अपनी जगह पर मौजूद है। जर्मनी का कसूर किसी भी एंगल से कम नहीं है, बल्कि तमाम यूरोपियन सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर शायद सबसे ज्यादा फॉल्ट उसी का बनता है। लेकिन हिस्टोरिकल फैक्ट्स की जो हिस्टोरिकल करेक्ट तरतीब है वो आपको ज्यादा बेहतर तौर पर समझा सकती है कि व्हाट वाज हैपनिंग, व्हाट वेंट रॉन्ग। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आखिर में मैं ये कहूंगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर जरूर करें, और उससे भी बढ़कर कि मुझे आपके क्रिटिकल ओपिनियन की, क्रिटिकल कमेंट्स की बड़ी सख्त जरूरत होती है। उन्हीं क्रिटिकल कमेंट्स की वजह से मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस को ज्यादा बेहतर बना सकता हूं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।